एक सवाल है और इसका जवाब ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। अगर तुम्हारे ज्यादातर बिलीव्स तुमने खुद नहीं बनाए, तो फिर तुम जिस सच को डिफेंड कर रहे हो वो आया कहां से? क्योंकि आज हम ये नहीं पूछेंगे कि दुनिया तुम्हें कैसे कंट्रोल करती है, आज हम ये देखेंगे कि तुम कंट्रोल होना क्यों पसंद करते हो। चैप्टर 1, वाई पीपल बेग फॉर कंट्रोल। एक सीधा सवाल पूछता हूं और इसका जवाब ज्यादातर लोग खुद से भी नहीं देते। अगर इंसान को आजादी इतनी पसंद है तो फिर वो हर जगह कोई ना कोई अथॉरिटी क्यों ढूंढता है? बॉस, लीडर, गुरु, एल्गोरिदम, गवर्नमेंट, कोई ना कोई चाहिए जो कहे ये करो, ये मत करो। क्यों? क्योंकि आजादी भारी होती है और जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा। सच ये है कि इंसान कंट्रोल से नहीं डरता, इंसान कंट्रोल के बिना जीने से डरता है। जब हर डिसीजन तुम्हारा होता है तो हर फेलियर भी तुम्हारा होता है, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग इंटरनली टूट जाते हैं। अब ध्यान दो, इतिहास में सबसे डेंजरस सिस्टम्स लोगों पर फोर्स नहीं किए गए, लोगों ने उन्हें खुद इनवाइट किया। क्योंकि वो सिस्टम्स बोले नहीं, उन्होंने रिलीफ ऑफर किया। हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, हम तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करेंगे, तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत नहीं। और इंसान ने कहा ठीक है, तुम संभाल लो। यहीं से स्लेवरी शुरू होती है, चेंज से नहीं, कन्वीनियंस से। एक अनकंफर्टेबल पैटर्न देखो, लोग कहते हैं हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, लेकिन वही लोग चाहते हैं स्ट्रिक्ट लॉज, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, गारंटीड आउटकम्स। मतलब फ्रीडम नहीं चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, और प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा कंट्रोल से आती है। अब इस पॉइंट पर ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं मैं अलग हूं, लेकिन अगर तुम अलग होते तो तुम्हें कोई सिस्टम बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ये तुम्हारे भले के लिए है। अथॉरिटी जस्टिफिकेशन देती है, पावर एक्सप्लेनेशन नहीं देती। और यहां चैप्टर 1 का असली ट्रूथ है। दुनिया पर वही रूल करता है जो ये समझ चुका हो कि लोग फ्रीडम नहीं चाहते, वो फ्रीडम से बचना चाहते हैं। इसलिए जब कोई स्ट्रक्चर गिरता है तो लोग सेलिब्रेट नहीं करते, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अब कोई नहीं है जिसे ब्लेम किया जा सके। और अगर तुम्हें लगता है कि आज का इंसान ज्यादा अवेयर है, तो खुद से ये पूछो, तुम अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से दूर क्यों भागते हो? तुम सिंपल आंसर्स को इतना पसंद क्यों करते हो? क्योंकि डीप डाउन हर इंसान चाहता है कोई उसे ये बता दे कि तुम ठीक हो, बस फॉलो करते रहो। और अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्यूचर में कौन रूल करेगा, असल प्रॉब्लम ये है कितने लोग रेडी बैठे हैं रूल होने के लिए। अगली बात यहां खत्म नहीं होती। अगला चैप्टर ये बताएगा कि लोगों को रेजिस्टेंस करना बोरिंग कैसे सिखाया जाता है, और जब रेजिस्टेंस बोरिंग हो जाए तो कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर ये सुनते हुए तुम्हें कहीं अंदर थोड़ा सा भी असहज लगा, तो ये ऑडियो बुक काम कर रहा है, और अगर नहीं लगा तो तुम अभी भी सिस्टम के आराम में हो। चैप्टर 2, प्रतिरोध तुम्हें बाहर से प्रशिक्षित किया जाता है। एक बात बताओ, तुम्हें आखिरी बार कब गुस्सा आया था किसी सिस्टम पर? पूरा गुस्सा, ऐसा नहीं कि बस कंप्लेन किया, बल्कि सच में रेजिस्ट करने का मन हुआ हो। ज्यादातर लोग यहां रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें याद ही नहीं आता, और यही इस चैप्टर की शुरुआत है। सच ये है, तुम्हें दबाया नहीं गया, तुम्हें पीटा नहीं गया, तुम्हें धमकाया नहीं गया, तुम्हें ट्रेन किया गया, धीरे शांत तरीके से, इतना स्मूथ कि तुम्हें लगा ये तो नॉर्मल है। बचपन से ही पैटर्न शुरू हो जाता है। सवाल मत पूछो, लाइन में चलो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। और अगर किसी ने सवाल पूछा भी तो उसे बताया गया एडजस्ट करना सीखो। नोटिस करो ये वर्ड कितना हार्मलेस लगता है, एडजस्ट, लेकिन असल में इसका मतलब होता है रेजिस्ट मत करो। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, रेजिस्टेंस कभी भी अचानक खत्म नहीं की जाती। रेजिस्टेंस को बोरिंग बना दिया जाता है, ऐसा बोरिंग कि तुम खुद कहो छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। यही असली जीत होती है। सोचो जरा, जब कोई रूल आता है तो शुरू में लोग रिएक्ट करते हैं, फिर डिबेट होती है, फिर मीम्स बनते हैं, और फिर साइलेंस। लोग टायर्ड हो जाते हैं,
और सिस्टम यही चाहता है, क्योंकि टायर्ड इंसान रिवोल्ट नहीं करता, वो सिर्फ सरवाइव करता है। अब ध्यान दो इस पैटर्न पर। पहले तुम्हें बताया जाता है तुम्हारी आवाज इंपॉर्टेंट है, फिर कहा जाता है लेकिन अभी सही टाइम नहीं है, फिर बोला जाता है इतना इमोशनल मत बनो, और आखिर में तुम अकेले क्या कर लोगे। यही ट्रेनिंग है। रेजिस्टेंस को क्रिमिनल नहीं बनाया जाता, रेजिस्टेंस को इमेच्योर बनाया जाता है, ताकि जब तुम रेजिस्ट करने का सोचो तो खुद को ही जज करने लगो। मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, सब लोग तो नॉर्मल हैं, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। और वहीं रेजिस्टेंस मर जाती है। अब यहां एक बात साफ समझ लो, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स रिबेल्स से नहीं डरते, वो साइलेंट मेजॉरिटी पर भरोसा करते हैं, उन लोगों पर जो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, क्योंकि उन्हें बोलना वर्थ इट नहीं लगता। और यही इस चैप्टर का कोर ट्रूथ है। जब रेजिस्टेंस बोरिंग हो जाए तो कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं, बस रूटीन। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम कितनी चीजें टॉलरेट कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइट करने की एनर्जी नहीं है। और अगर तुम एनर्जी खो चुके हो तो वो एक्सीडेंट नहीं है, वो डिजाइन है। अगला चैप्टर यहां से और अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहेगा कि तुम रेजिस्ट क्यों नहीं करते। अगला सवाल होगा तुम्हें रेजिस्ट करना पॉइंटलेस क्यों लगता है। और जब ये बिलीफ सेट हो जाता है तो सिस्टम को जीतने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये सुनकर तुम्हें लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, तो याद रखो, ट्रेनिंग रिवर्सिबल होती है, लेकिन तभी जब तुम रिकॉग्नाइज करो कि वो हुई है। चैप्टर 3, चॉइस इज एन इल्यूजन। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लेते हो? मतलब सच में खुद? किसे फॉलो करना है, क्या खरीदना है, किस पर भरोसा करना है और किससे डरना है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ये चैप्टर तुम्हें अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि आजादी का सबसे क्लेवर वर्जन जेल नहीं होती, वो होती है चॉइस। देखो, अगर कोई तुम्हें एक ही रास्ता दिखाए तो तुम सवाल करोगे, लेकिन अगर कोई तुम्हें 5 रास्ते दिखा दे तो तुम खुश हो जाओगे। तुम कहोगे वाह, मेरे पास ऑप्शंस हैं। यही इल्यूजन है। असल सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या चुना, असल सवाल ये है कि ऑप्शंस किसने चुने। अब एक पैटर्न समझो। सिस्टम कभी ये नहीं कहता ये करो, सिस्टम कहता है इनमें से चुन लो। और इंसान को लगता है वो कंट्रोल में है, जबकि कंट्रोल तो पहले ही हो चुका होता है। एक छोटा एग्जाम्पल लो। तुम किसी ऐप पर जाते हो, तुम्हें लगता है तुम फ्रीली स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन तुम वही देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम वही चूज कर रहे हो जो पहले से फिल्टर हो चुका है। चॉइस बची कहां? अब ध्यान से सुनो, चॉइस और फ्रीडम एक जैसी नहीं होती। चॉइस हो सकती है लिमिटेड, फ्रीडम नहीं। लेकिन इंसान को चॉइस दे दो, वो फ्रीडम के बारे में सोचना ही छोड़ देता है। यही वजह है कि मॉडर्न सिस्टम्स लोगों को रूल नहीं करते, वो गाइड करते हैं, इतनी सॉफ्टली कि तुम्हें लगे मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच है। जब इंसान को लगता है कि वो खुद चुन रहा है तो वो रेजिस्ट नहीं करता। क्यों करेगा? उसने तो खुद चुना है। और यही सबसे डेंजरस ट्रिक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर, कंट्रोल किसी और के हाथ में। अगर चॉइस गलत निकली तो सिस्टम नहीं, तुम खुद को ब्लेम करते हो। शायद मेरी गलती थी, मैंने सही ऑप्शन नहीं चुना। सिस्टम क्लीन निकल जाता है। अब सोचो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत ऑप्शंस के बीच फंसे हो? कंफ्यूज्ड, टायर्ड, मेंटली ड्रेन्ड? ये फ्रीडम का रिजल्ट नहीं है, ये डिजाइन्ड ओवरलोड है। जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो इंसान सोचने से थक जाता है, और थका हुआ इंसान गाइडेंस चाहता है। यही सिस्टम फिर आता है और कहता है हम हेल्प कर देंगे। बेस्ट ऑप्शन यही है। मोस्ट पीपल यही चूज कर रहे हैं, और तुम रिलीफ महसूस करते हो। नोटिस किया? चॉइस तुम्हें फ्री नहीं बनाती, चॉइस तुम्हें डिपेंडेंट बनाती है। अब इस चैप्टर का कोर ट्रूथ समझो।
फ्रीडम में अनसर्टेनिटी होती है, चॉइस में कंफर्ट होता है, और इंसान कंफर्ट को हमेशा फ्रीडम से ऊपर रखता है। इसीलिए पावरफुल सिस्टम्स लोगों से आज़ादी नहीं छीनते, वो उन्हें ऑप्शंस दे देते हैं। इतने नीट, इतने पॉलिश्ड, इतने सोशली एक्सेप्टेबल कि रेजिस्टेंस पॉइंटलेस लगने लगे। और जब रेजिस्टेंस पॉइंटलेस लगने लगे तो रिबेलियन पैदा ही नहीं होती। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम जो चॉइसेस रोज ले रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारी हैं, या तुम सिर्फ प्री अप्रूव्ड रास्तों में से एक चुन रहे हो? अगर तुम्हें यह सवाल थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर रहा है तो अच्छा है, क्योंकि इल्यूजन तब तक ही काम करता है जब तक वो दिखाई ना दे। अगला चैप्टर और भी क्वाइटली डेंजरस होगा, क्योंकि अगली बार कंट्रोल तुम्हें बोला नहीं जाएगा, वो तुम्हें दिखाया जाएगा, सिंबल्स के जरिए, पैटर्न्स के जरिए। और जब ओबीडियंस दिखने लगे तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम यहां तक सुनाए हो तो समझ लो, ये सीरीज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये परसेप्शन बदलने के लिए है। चैप्टर 4, सिंबल्स टीच ओबीडियंस। एक बात नोटिस करो, जो सबसे पावरफुल चीजें होती हैं वो चिल्लाती नहीं हैं, वो समझाती भी नहीं हैं, वो बस रिपीट होती रहती हैं। अगर पावर को बोलना पड़े तो समझ लो पावर वीक है, रियल पावर दिखती है हर जगह, हर दिन, इतनी बार कि तुम्हें सवाल पूछने का ख्याल आता ही नहीं। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन लो, तुम किसी बिल्डिंग में जाते हो, ऊपर फ्लैग है, नीचे एम्बलम है, अंदर रूल्स लिखे हैं, किसी ने तुमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम ऑटोमेटिकली धीमे बोलने लगते हो, सीधे चलने लगते हो और लिमिट में रहते हो। क्यों? क्योंकि सिंबल ने तुम्हें पहले ही बता दिया यहां कौन पावरफुल है। सिंबल्स आदेश नहीं देते, सिंबल्स बिहेवियर सेट करते हैं। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, तुम्हें कभी कमांड फॉलो करना नहीं सिखाया गया, तुम्हें सिखाया गया कहां झुकना है। स्कूल से शुरू होता है, ऑफिस में चलता है, इंस्टीट्यूशंस में सॉलिड हो जाता है। सेम पॉस्चर, सेम साइलेंस, सेम रिस्पेक्ट। और मजेदार बात यह है, कोई तुम्हें यह एक्सप्लेन नहीं करता, तुम खुद सीख लेते हो। यही कंडीशनिंग है। अब ध्यान दो इस पैटर्न पर। जब कोई सिंबल बार बार दिखता है तो दिमाग उसे क्वेश्चन नहीं करता, वो उसे नॉर्मल मान लेता है। नॉर्मल मतलब सेफ, सेफ मतलब अनक्वेश्चनेबल। यहीं ओबीडियंस जन्म लेती है। सिंबल्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, सिंबल्स हो सकते हैं यूनिफॉर्म्स, लोगोस, टाइटल्स, रिचुअल्स, इवन सर्टेन वर्ड्स। जब भी कोई वर्ड सुनते ही तुम ऑटोमेटिक रिएक्शन देते हो, समझ लो सिंबल काम कर चुका है। अब एक बात साफ समझ लो, सिंबल्स फियर पैदा नहीं करते, सिंबल्स सर्टेनिटी पैदा करते हैं, और इंसान अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वो सिंबल्स से चिपक जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब सिस्टम बदलते हैं तो पहले लैंग्वेज बदलती है, फिर विजुअल्स बदलते हैं, फिर रिटल्स बदलते हैं। लोग कहते हैं बस डिजाइन चेंज हुआ है। नहीं, डिजाइन चेंज नहीं होता, माइंड रीसेट होता है। अब इस चैप्टर का कोर ट्रूथ सुनो, सिंबल्स रेपिटेशन से अथॉरिटी बनाते हैं, लॉजिक से नहीं। इसीलिए लॉजिक फेल हो जाता है, लेकिन सिंबल सरवाइव करता है। जब कोई सिस्टम चाहता है कि उसे चैलेंज न किया जाए तो वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता, वो इमेजरी देता है। इतनी स्ट्रांग इमेजरी कि सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट लगने लगे, और जब सवाल डिसरिस्पेक्ट बन जाए तो ओबीडियंस ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई डिबेट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम किन चीजों को रिस्पेक्ट करते हो बिना ये जाने कि क्यों? किन सिंबल्स को देखकर तुम ऑटोमेटिक सीरियस हो जाते हो? वहीं कंडीशनिंग बैठी हुई है। और अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि उन्हें डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। अगला चैप्टर यहीं से आगे जाएगा, क्योंकि अब कंट्रोल दिख चुका है। अब उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कैसे कराया जाता है, वो प्रोसेस शुरू होगी। इतनी स्लो कि तुम्हें लगेगा कुछ बदला ही नहीं। अगर इस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा डर नहीं लगा तो अच्छा है। ये चैप्टर डर के लिए नहीं था, ये चैप्टर कंडीशनिंग पहचानने के लिए था। चैप्टर 5,
द स्लो पॉइजन मेथड एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई तुम्हें जहर देना चाहे तो क्या वो एक साथ पूरी मात्रा देगा? नहीं, क्योंकि तब तुम तुरंत रिएक्ट करोगे, तुम डरोगे, तुम भागोगे। इसलिए असली जहर धीरे दिया जाता है, इतना धीरे कि शरीर उसे एक्सेप्ट कर ले, इतना धीरे कि दिमाग उसे नॉर्मल मान ले। और जब डैमेज दिखने लगता है तब तक सोर्स भूल चुका होता है। सिस्टम्स भी ऐसे ही काम करते हैं। कोई बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। पहले हिंट आता है, फिर ट्रायल, फिर ऑप्शनल, फिर रिकमेंडेड और आखिर में नॉर्मल। नोटिस करो, हर स्टेप हार्मलेस लगता है। यही स्लो पॉइजन मेथड है। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, लोग बदलाव से नहीं डरते, लोग अचानक बदलाव से डरते हैं। अगर चेंज स्लो हो तो इंसान रेजिस्ट नहीं करता, वो एडजस्ट करता है। और हमने ऑलरेडी सीख लिया है, एडजस्ट का मतलब होता है रेजिस्ट मत करो। सोचो जरा, जो चीज़ आज अनएक्सेप्टेबल है, अगर वही चीज़ 5 साल में स्लोली इंट्रोड्यूस की जाए तो लोग कहेंगे टाइम के साथ बदलना चाहिए। रेजिस्टेंस मर जाती है और खुद को मॉडर्न समझने का इल्यूजन आ जाता है। अब ध्यान दो इस पैटर्न पर। पहले कहा जाता है ये ऑप्शनल है, फिर कहा जाता है ये स्मार्ट लोग चूज कर रहे हैं, फिर कहा जाता है अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम पीछे हो, और अंत में ये नॉर्मल है। यहीं गेम खत्म हो जाता है। स्लो पॉइजन मेथड फोर्स नहीं करता, वो कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब यहां एक डेंजरस रियलाइजेशन है। जब बदलाव धीरे आता है तो तुम्हारा दिमाग हर स्टेप को अलग डिसीजन मानता है। वो कभी होल पिक्चर नहीं देखता, और इसलिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आता जहां तुम कहो अब बहुत हो गया। अब सोचो, क्या तुम्हें याद है पहली बार कब तुमने कहा था चलो कोई बात नहीं? वहीं से पॉइजन शुरू हो चुका था। और यहां सबसे स्मार्ट पार्ट आता है। जब लोग फाइनली रियलाइज करते हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है तो सिस्टम कहता है अब तो लेट हो गया, और इंसान खुद को ब्लेम करता है। मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैंने तब रिएक्ट क्यों नहीं किया? लेकिन रिएक्ट करने का मोमेंट इंटेंशनली इनविजिबल रखा गया था। यही डिजाइन है। अब इस चैप्टर का कोर ट्रूथ सुनो। रेवोल्यूशंस अचानक नहीं मरते। रेवोल्यूशंस छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से मरते हैं। हर कॉम्प्रोमाइज हार्मलेस लगता है, लेकिन टोटल मिलाकर आइडेंटिटी बदल जाती है। और यही वजह है कि सबसे पावरफुल कंट्रोल वायलेंट नहीं होता, वो पोलाइट होता है, कन्वीनियंट होता है, रीजनेबल लगता है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुमने कितनी चीजें एक्सेप्ट कर लीं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे आईं? और अगर वही चीज एक दिन में लाई जाती तो क्या तुम चुप रहते? यही आंसर छुपा है। अगला चैप्टर यहां से और ज्यादा पर्सनल होगा, क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल बना दिया जाएगा। चेन्स नहीं दिखेंगी, लेकिन केज फील होगा। अगर ये चैप्टर सुनते हुए तुम्हें लगा कि मैंने बहुत कुछ नोटिस ही नहीं किया, तो समझ लो पॉइजन काम कर चुका था। पहचान लेना पहला एंटीडोट है। चैप्टर 6, द कंफर्ट केज। एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर कोई जेल आरामदायक हो तो क्या लोग बाहर निकलना चाहेंगे? सोचो पहले, फिर जवाब देना। सच ये है, ज्यादातर लोग जेल से नहीं डरते, वो असुविधा से डरते हैं। इसलिए मॉडर्न कंट्रोल चेन्स का इस्तेमाल नहीं करता। वो कुशन्स देता है, ईज देता है, कन्वीनियंस देता है, और इंसान खुद कहता है यही बेहतर है। अब ध्यान दो, जब लाइफ मुश्किल होती है तो इंसान सवाल करता है, लेकिन जब लाइफ कंफर्टेबल होती है तो इंसान डिफेंड करता है। वो सिस्टम को नहीं, अपनी कंफर्ट को डिफेंड करता है। यही कंफर्ट केज है। बाहर से आजादी जैसी दिखती है, अंदर से एग्जिट नहीं होता। अब एक पैटर्न देखो, तुम्हें हर चीज इंस्टेंटली मिलती है। फूड, एंटरटेनमेंट, वैलिडेशन, डिस्ट्रैक्शन, इतनी जल्दी कि तुम्हें वेट करना ही भूल गया। और जिसने वेट करना छोड़ दिया वो रेजिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, डिस्कंफर्ट होता है, और कंफर्ट केज तीनों को खत्म कर देती है। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच है, जब कोई सिस्टम तुम्हें आराम देता है तो वो तुम्हारे बदले एक ही चीज लेता है,
तुम्हारी अटेंशन, और अटेंशन चली गई तो ऑटोनॉमी अपने आप चली जाती है। नोटिस करो, जब भी कोई इनकन्वीनियंस आती है तो तुम क्या कहते हो? कुछ तो सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई हैंडल कर लेगा। इतना सीरियस मत बनो। यही लैंग्वेज बताती है कि केज काम कर रही है। कंफर्ट केज तुम्हें दबाती नहीं, वो तुम्हें बिजी रखती है। इतना बिजी कि तुम्हें डायरेक्शन पूछने का टाइम ही ना मिले। अब सोचो, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए इजी बना दिया जाए तो तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत ही क्यों पड़े? और जो स्ट्रांग नहीं बनता वो फ्री भी नहीं रहता। अब इस चैप्टर का कोर ट्रूथ सुनो। कंफर्ट न्यूट्रलिटी नहीं है। कंफर्ट एक ट्रेड है। तुम ईज लेते हो और बदले में डिसीजन मेकिंग छोड़ देते हो, धीरे धीरे, खुशी खुशी। और सबसे डेंजरस पार्ट यह है, जब कोई कंफर्ट केज को क्वेश्चन करता है तो बाकी लोग सिस्टम को नहीं, उसे अटैक करते हैं। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? सब ठीक तो है। प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। यहीं ओबीडियंस सेल्फ डिफेंडिंग बन जाती है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम कितनी बार गलत चीज को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो कन्वीनियंट है? और अगर कन्वीनियंस हटा दी जाए तो क्या तुम वही चॉइस लोगे? यहीं अवेयरनेस शुरू होती है। अब सीरीज अपने आखिरी चैप्टर पर है। अगला चैप्टर बताएगा कि जब रेजिस्टेंस मर जाए, चॉइस इल्यूजन बन जाए, सिंबल्स नॉर्मलाइज हो जाएं और कंफर्ट केज लॉक हो जाए तो सिस्टम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये चैप्टर सुनकर तुम्हें लगा कि मैं शायद ज्यादा आराम में हूं, तो अनकंफर्टेबल मत हो। कंफर्ट केज तब तक केज नहीं होती जब तक तुम उसे देख ना लो। और अटेंशन चली गई तो ऑटोनॉमी अपने आप चली जाती है। नोटिस करो, जब भी कोई इनकन्वीनियंस आती है तो तुम क्या कहते हो? कुछ तो सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई हैंडल कर लेगा। इतना सीरियस मत बनो। यही लैंग्वेज बताती है कि केज काम कर रही है। कंफर्ट केज तुम्हें दबाती नहीं, वो तुम्हें बिजी रखती है। इतना बिजी कि तुम्हें डायरेक्शन पूछने का टाइम ही ना मिले। अब सोचो, अगर सब कुछ तुम्हारे लिए इजी बना दिया जाए तो तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत ही क्यों पड़े? और जो स्ट्रांग नहीं बनता वो फ्री भी नहीं रहता। अब इस चैप्टर का कोर ट्रूथ सुनो। कंफर्ट न्यूट्रलिटी नहीं है। कंफर्ट एक ट्रेड है। तुम ईज लेते हो और बदले में डिसीजन मेकिंग छोड़ देते हो, धीरे धीरे, खुशी खुशी। और सबसे डेंजरस पार्ट यह है, जब कोई कंफर्ट केज को क्वेश्चन करता है तो बाकी लोग सिस्टम को नहीं, उसे अटैक करते हैं। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? सब ठीक तो है। प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। यहीं ओबीडियंस सेल्फ डिफेंडिंग बन जाती है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, तुम कितनी बार गलत चीज को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो कन्वीनियंट है? और अगर कन्वीनियंस हटा दी जाए तो क्या तुम वही चॉइस लोगे? यहीं अवेयरनेस शुरू होती है। अब सीरीज अपने आखिरी चैप्टर पर है। अगला चैप्टर बताएगा कि जब रेजिस्टेंस मर जाए, चॉइस इल्यूजन बन जाए, सिंबल्स नॉर्मलाइज हो जाएं और कंफर्ट केज लॉक हो जाए तो सिस्टम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये चैप्टर सुनकर तुम्हें लगा कि मैं शायद ज्यादा आराम में हूं, तो अनकंफर्टेबल मत हो। कंफर्ट केज तब तक केज नहीं होती जब तक तुम उसे देख ना लो। चैप्टर 7, द एंड गेम, साइलेंट ओबीडियंस। अब ध्यान से सुनो। जब किसी सिस्टम को तुम्हें कंट्रोल करने के लिए आवाज उठानी ना पड़े तो समझ लो गेम खत्म हो चुका है। एंड गेम में कोई आदेश नहीं दिए जाते, कोई थ्रेट्स नहीं होते, कोई पनिशमेंट्स नहीं दिखते, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं रहती। अब सोचो, अगर कोई इंसान खुद ही नियम फॉलो करे, खुद ही लिमिट्स में रहे और खुद ही डिविएशन पर शर्मिंदा महसूस करे, तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? यही साइलेंट ओबीडियंस है। बिना बोले, बिना दिखे, बिना फोर्स। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो। सबसे परफेक्ट सिस्टम वो होता है जिसमें रिबेलियन की कल्पना भी अजीब लगने लगे, जहां रिवोल्ट करना डेंजरस नहीं, अजीब लगे। और जब रिबेलियन अजीब लगने लगे तो सिस्टम इमॉर्टल हो जाता है। अब पीछे देखो, तुमने देखा फ्रीडम कैसे बर्डन बनी, रेजिस्टेंस कैसे बोरिंग हुई, चॉइस कैसे इल्यूजन बनी, सिंबल्स कैसे ओबीडियंस सिखाने लगे, स्लो चेंज कैसे इनविजिबल रहा, कंफर्ट कैसे केज बन गई। ये सब अलग चैप्टर्स नहीं थे, ये एक ही प्रोसेस था।
एंड गेम में सिस्टम कुछ नहीं करता, वो बस वेट करता है, क्योंकि अब लोग खुद सेंसर करते हैं, खुद जस्टिफाई करते हैं, खुद डिफेंड करते हैं, और सबसे डेंजरस बात, खुद पॉलिसिंग भी करते हैं। अब ध्यान दो इस पॉइंट पर। जब कोई क्वेश्चन उठाता है तो अथॉरिटी जवाब नहीं देती, ऑडियंस देती है। इतना मत सोचो, सब कंस्पिरेसी नहीं होती। लाइफ एंजॉय करो, सिस्टम साइलेंट रहता है, और यही प्रूफ है कि सिस्टम जीत चुका है। अब यहां सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है। साइलेंट ओबीडियंस का मतलब ये नहीं कि लोग बेवकूफ हो गए हैं, मतलब ये है कि लोग थक चुके हैं सोचने से, लड़ने से, स्टैंड लेने से। और थका हुआ इंसान सच नहीं चाहता, वो शांति चाहता है, भले ही वो बोरोड हो। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, अगर टुमारो तुम्हें बताया जाए कि सब बदल सकता है लेकिन अनकंफर्टेबल होगा, तो क्या तुम रेडी हो, या तुम कहोगे चलने दो जैसा चल रहा है? यही मोमेंट डिसाइड करता है कि तुम अवेयर हो या ओबीडियंट। अब एक बात साफ कर दूं, ये सीरीज तुम्हें रिबेल नहीं बनाती, ये तुम्हें एंग्री भी नहीं बनाती। ये सिर्फ एक चीज करती है, ये तुम्हें इल्यूजन से बाहर लाती है, और बाहर आना हमेशा शांत नहीं होता। अब एंड गेम समझ लो, सिस्टम तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक लोग डरते हैं। सिस्टम तब पावरफुल होता है जब लोग सोचना छोड़ देते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन आए हो तो एक बात तय है, तुम अभी भी सोच रहे हो। कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस कोई प्रोडक्ट नहीं होती। बस इतना याद रखो, ओबीडियंस लाउड नहीं होती, ओबीडियंस क्वाइट होती है। और साइलेंस तब टूटती है जब कोई एक इंसान सवाल पूछना बंद नहीं करता। अगर ये पूरी सीरीज सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक भी सवाल उठाए तो कमेंट में लिखो, सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल मोमेंट कौन सा था? क्योंकि सवाल पूछना ओबीडियंस का उल्टा होता है। और अगर तुम ऐसी ऑडियो बुक सुनना चाहते हो जो एंटरटेन नहीं, परसेप्शन बदलें, तो 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो। यहाँ कंटेंट सेफ नहीं होता, लेकिन ऑनेस्ट होता है। बाकी चॉइस तुम्हारी है।